हेलो हेलो कर दो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी, ठीक है ना, सेवक और पायलट बैच में इतिहास की क्लास चलती है, जैसे कि आप कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपका चल चुका है, जैसे कि आपने कल भी क्लास की, जिसमें अरब और तुर्कों का आक्रमण मैंने पढ़ाया। अरबों के आक्रमण से तो क्वेश्चन बन गए, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, लेकिन उसके बाद आते हैं तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारियों में यदि मैं बात करूं तो गजनी की अल्पतगीन आपने पढ़ा। अल्पतगीन के बाद उसका जो है गुलाम दामाद, जिसे मैं बोलूंगा सुबुत्तगीन, भी हुआ, और सुबुत्तगीन के बाद उनका एक पुत्र 998 में, ठीक है ना, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा है, जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी हम पढ़ रहे थे। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास पार्ट नंबर 2 आपने पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, अब आपने जो है महमूद गजनवी तो डाला होगा ना भाई, यहां तक तो हो गया था ना महमूद गजनवी तक। तो एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि हाँ सर जी, यहां तक हो गया महमूद गजनवी तक। तो एक बार जल्दी से सभी के सभी जो है थंब का निशान लगाकर भी मुझे एक बार अवगत सभी करा देंगे कि सर हाँ यहां तक जो है हो गए थे और आपने कराए। 998 से यदि मैं बात करूं, कब की बात होगी सर? 998 से और 1030 तक ये गद्दी पर बैठा है गजनी साम्राज्य की पर, ठीक है। और कहीं कहीं ये 998 ना होकर 997 भी दे रखा है, लेकिन यदि मैं एक्यूरेट टाइम की बात करूंगा तो 998 ईस्वी ही होगा। कहीं कहीं 997 भी आपको मिलेगा। बोलिए सर राम राम। तो राम राम आपकी स्वीकार है। राहुल कुमार जी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, जगदीश कुमार हैं, आसिफ अंसारी हैं, सलीम, संजीव कुमार, प्रभात कुमार, नितिन, ठीक है ना, और जी के श्रीकांत जी, सुप्रिया, तो सभी जो है पवन यादव जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी की स्वीकार होगी और इसी के साथ हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो, तो महमूद गजनवी की यहाँ पर बात चल रही थी और मैंने बताया, ठीक है ना, जो सुबुत्तगीन का ये पुत्र होगा, अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में अपने बड़े भाई इस्माइल खां की हत्या करके, ठीक है ना, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ये यहां तक मैंने कराए होंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। मित्रों, उपाधियों की यदि मैं बात करूं, इसने महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की हैं? यदि उपाधियां यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन लगा आएगा, यदि मैं उपाधियों की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी अमीन उल मिल्लत, ठीक है ना, मुसलमानों का संरक्षक, एक उपाधि धारण करी थी इन्होंने, अमीन उल, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, अमीन उल, उल ऐसे होगा ना, और नाम क्या होगा? मुल्लत, ठीक है। अमीन उल मुल्लत इस तरीके से कर देना है। और इसे मैं बोलूंगा भाई साहब, आप बता रहे होंगे सर जी इसका शाब्दिक अर्थ होगा मुसलमानों का संरक्षक, ठीक है ना। मुसलमानों का संरक्षक एक उपाधि धारण की है और नाम था किसने? नाम आप बताएंगे महमूद गजनवी ने सर जी, ठीक है। कौन सी गजनवी की बात होगी? महमूद गजनवी ने, ठीक है। मिल्लत करना, कहीं कहीं मुल्लत है, कहीं के मिल्लत, मिल्लत कर देना, ठीक है। इसे एक बार मिल्लत आप कर रहे होंगे। अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि किसने? तो महमूद गजनवी ने। और एक और है यामीन उद दौला, ठीक है ना, एक और उपाधि धारण की है। तो आप बता रहे होंगे सर जी यामीन, ऐसे कर देना है उद, ठीक है ना, यामीन उद दौला, यामीन उद दौला। तो आप बताएंगे इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का सर जी, किसका? तो हम बता रहे होंगे साम्राज्य का दाहिना हाथ। किसके हाथ की बात होगी? तो आप बता देना सर जी साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। ये भी आप बताएंगे साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे आचे की अमीन उल मिल्लत की उपाधि किसने धारण की है? तो आप बताएंगे सर जी वो की है महमूद गजनवी ने। और मैं आपको बताऊं
ये जो उपाधियां बगदाद के एक खलीफा हुए थे अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बता देना महमूद गजनवी ने। सर जी, तो मैं यहां पर लिख दूंगा महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। कौन सी गजनवी की बात तो होगी, तो हम बता रहे होंगे महमूद गजनवी ने ये उपाधियां, ठीक है, ये महमूद गजनवी ने ये जो उपाधियां हैं, यदि मैं इन उपाधियों की बात करूंगा तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे महमूद गजनवी ने ये उपाधियां कहां, बगदाद के, इस तरीके से आपको लिखना होगा सर जी, बगदाद के खलीफा कौन होंगे, तो हम बताएंगे सर बगदाद के खलीफा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बन भी जाता है, तो अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। किससे सर जी, अल कादिर, ये आप लिखेंगे कौन से कादिर की बात होगी, अल कादिर बिल्लाह। कौन सा है सर जी, अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की, ठीक है, अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। उपाधियों की बात है, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, ये उपाधियां किसने दी हैं महमूद गजनवी को, तो बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्लाह, ठीक है, उससे प्राप्त की है। ठीक है, चलो ठीक है। डच अभी ना आएंगे, ठीक है भैया, डच आएंगे आगे चल के, अभी डच ना आएंगे, ठीक। चलो, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पर कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और उपाधि की बात होगी सुल्तान। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था, तो महमूद गजनवी था सर जी। तो आप बता रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, किसकी उपाधि की बात है, तो हम बताएंगे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। मेरे प्यारों, कैसी उपाधि की बात है सर, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, क्या करने वाला है, तो हम बता रहे होंगे धारण करने वाला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, ठीक है ना, प्रथम, इस तरीके से आप लिखेंगे प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनवी था। प्रथम तुर्क शासक यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी महमूद गजनवी था। कौन सी उपाधि की बात होगी, तो सुल्तान की उपाधि धारण की है, और ऐसी उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है सर जी, आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। इसका जवाब आप ही देंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो आप ही को इसका जवाब देना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। आज है कि महमूद गजनवी ने भारत पर, ये क्वेश्चन होगा और आप बता रहे होंगे इसका जवाब मुझे। महमूद गजनवी ने, कौन से गजनवी की बात है मेरे प्यारो, तो मैं यहां पर बता रहा हूंगा महमूद गजनवी ने, ठीक है ना, महमूद गजनवी ने भारत पर, अब देखेंगे कितनी बार जो है आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने भारत पर, ठीक है ना, ये आप बताएंगे। अब यहां मैंने कॉलम छोड़ दिया, ठीक है ना, कितनी बार आक्रमण किया था, तो आप यहां पर मुझे जवाब दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से स्पीड के साथ इसका भी जवाब स्पीड के साथ ही देना है। महमूद गजनवी ने भारत पर, ठीक है ना, कितनी बार आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। और यहां बता रहे हैं सर जी आप 17 बार कर देना, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया सर, तो हम लिखेंगे 17 बार, ठीक है, कितने बार, तो 17 बार आक्रमण किया था। अब ये जो आक्रमण जो कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या था, ये भी पूछा जाता है। भाई ये आक्रमण कर रहा है, इसका उद्देश्य यदि मुझसे पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है, ये आप बता रहे होंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप देंगे, उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे सर जी धन दौलत को लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसका भी उद्देश्य था। उद्देश्य की बात होगी तो सर हम बताएंगे धन दौलत
किसको लूटना है? धन दौलत, ऐसे लिखेंगे, धन दौलत को लूटना। वे क्या होगा मेरे प्यारो? धन दौलत को लूटना। वे इस्लाम धर्म का, कौन सी धर्म की बात होगी मेरे प्यारो? इस्लाम धर्म का, ये आप बता रहे होंगे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। कौन सी धर्म की बात है? तो इस्लाम धर्म का प्रचार और क्या होगा सर जी? प्रसार करना। ठीक है ना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। किसका? ये पूछा जाएगा किसका उद्देश्य था, तो आप बता रहे होंगे सर जी महमूद गजनवी का। वो महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार लगातार से ही आक्रमण कर रहा है। ठीक है, 1001 से लग जाता है आक्रमण करने, और मेरे प्यारो 1027 तक 17 बार देश पर आक्रमण करता है, और जिसका उद्देश्य है धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। मित्रों, महमूद गजनवी ने अपना प्रथम जो आक्रमण है हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के विरुद्ध 1001 में किया था, और जिसे मैं बोलूंगा बेहिंद की प्रथम लड़ाई। वो कौन सी लड़ाई होगी? बेहिंद की प्रथम लड़ाई। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा बताएंगे महमूद ने, ठीक है ना, प्रथम भारत पर प्रथम आक्रमण ऐसे लिखेंगे। तो आप बता रहे होंगे महमूद ने भारत में, ठीक है ना, या भारत पर महमूद ने, ठीक है ना, किस पर सर जी? महमूद ने भारत पर, किस पर मेरे प्यारो? भारत पर प्रथम आक्रमण सर जी, किसकी बात होगी? तो भारत पर प्रथम आक्रमण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रथम आक्रमण हिंदू शाही, कौन सी शाही भैया? तो आप बता रहे होंगे सर हिंदू शाही राजवंश के राजा हैं, हिंदू शाही राजवंश के, ठीक है ना, शासक। मैं आपसे लिख दूं और आप भी लिख देंगे, हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल, ऐसे लिख देना है मेरे प्यारो। जयपाल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जयपाल के विरुद्ध 1000, ऐसे लिखेंगे, वह 1001 में किया था। ठीक है ना, में किया था। और इसे यदि मैं बात करूं ना, ये लड़ाई कौन सी होगी? तो आप बता रहे होंगे हिंदू शाही, इसे मैं बोल दूंगा बेहिंद की प्रथम लड़ाई भी हम यहां पर बता रहे होंगे। कौन से हिंद की बात होगी सर? बेहिंद की प्रथम लड़ाई भी हम इसको बता देंगे। कौन सी लड़ाई? बेहिंद की प्रथम लड़ाई। किस किसके? अब इसमें ऐसा बताया जाता है मेरे प्यारो, जब महमूद गजनवी ने, ठीक है भाई, 986 में पितावी सुबुतगीन भी इसी के विरुद्ध आक्रमण कर रहा है। उन्होंने प्रथम आक्रमण किया था तुर्कों में, लेकिन दूसरा ऐसा होगा, ठीक है, महमूद गजनवी जिसने हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इतिहास बताता है, मैं ना बता रहा, ठीक है ना, इतिहास बताता है कि जब ये लड़ाई हुई थी तो इस लड़ाई के खौफ से मेरे प्यारो हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल जलती हुई चिता में कूदकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। ऐसा खौफ इस महमूद गजनवी का था। तो महमूद ने जो है भारत पर आक्रमण जो किया है वो किसके विरुद्ध? तो आप बताएंगे हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के विरुद्ध 1001 में किया था। इसके बाद ठीक है ना, त्रिलोचन वगैरह गद्दी पर बैठे हैं, 1008 में फिर इसने हरा दिया। ठीक है, कभी मथुरा पर आक्रमण हो रहा है तो कभी कहीं आक्रमण हो रहा है। इसी के साथ मेरे प्यारो एक गहड़वाल वंश के, ठीक है ना, माफी चाहूंगा, चंदेल वंश के, गहड़वाल के नहीं, चंदेल वंश के राजा, राजा का नाम था राजा विद्याधर, जिन्होंने 1019 1020 में मेरे प्यारो डटकर सामना किया था। और जितने भर भी राजपूत राजा हैं सबसे एक संधि की कि हम यदि एकत्रित होकर महमूद गजनवी से लड़ेंगे तो महमूद गजनवी को देश के बाहर खदेड़ देंगे। लेकिन भैया क्या है, कन्नौज की गद्दी पर गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल बैठे हुए हैं। अब 1018 में आक्रमण कर दिया। राजा राज्यपाल ने ना देखी संधि भी छोड़कर भग गए कन्नौज को, और इसी के उसमें, ठीक है ना, राजा विद्याधर ने किसकी? राजा राज्यपाल की हत्या कर दी। धीरे धीरे सब मारे जा रहे हैं।
अब इसी के बाद इसका एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। उस आक्रमण का नाम होगा सर जी सोमनाथ का मंदिर। सबसे ज्यादा इतिहास की यदि मैं बात करूं, यदि इतिहास में प्रचलित वो आक्रमण होगा तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण आपको लिखना होगा। 1025 में मेरे प्यारों सोमनाथ मंदिर, ये आप बता रहे होंगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर हम बताएंगे आक्रमण। और कब होता है सर जी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण? तो आप बता रहे होंगे भैया 1025 में। कब? 1025 में आक्रमण कर दिया। ये सोमनाथ का जो मंदिर है, पहले तो मैं देवता की बात करूं, किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को। ठीक है ना, सोमनाथ नाथ तो आप बताएंगे भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित होगा। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। मेरे प्यारों, जो गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे अवस्थित है, ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो गुजरात के मेरे प्यारों, गुजरात के काठियावाड़ में। किसकी बात होगी सर? गुजरात के काठियावाड़ में। ये आप बता रहे होंगे गुजरात के काठियावाड़ में। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे अवस्थित होगा। किसके किनारे भैया? समुद्र के किनारे। सोलंकी वंश का जो है वहां पर राजपाट था। भीम प्रथम वहां के शासक थे मेरे प्यारों। जब ये आक्रमण हुआ है तो आता है क्वेश्चन, और इतनी धन दौलत इसने यहां से लूटी है, ठीक है ना, और जब बाद में लूट कर यहां से जा रहा है तो फिर माउंट आबू पर्वत पर जाटों ने इस पर आक्रमण किया है और सोमनाथ से लूटी हुई दौलत, जो धन दौलत है, उसको कुछ छीन भी लिया है। ले ठीक है ना, तो पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम, क्या होगा? ठीक है ना, अब अंतिम आक्रमण, महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण की यहां पर मैं आपसे बात करूंगा सर जी। कौन से आक्रमण की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे अंतिम आक्रमण, ये आपको बताना होगा। ठीक है ना, अंतिम आक्रमण इस तरीके से 1027 में आगरा के निकट, 1027 की मैं बता रहा हूं, आगरा के निकट वेहरा की दुर्ग पर मेरे प्यारों आक्रमण किया है। ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे यहां पर 1027 में अंतिम जो आक्रमण हुआ है 1027 में आगरा के निकट। ठीक है ना, आगरा के निकट, ये आप बता रहे होंगे किसके निकट की बात है सर जी? तो हम बताएंगे आगरा के निकट बहरा के दुर्ग पर। ठीक है, किसके दुर्ग की बात है? तो बहरा के दुर्ग पर। ये आप बता देना, बहरा के दुर्ग पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अंतिम आक्रमण 1027 में आगरा के निकट बहरा के दुर्ग पर। ठीक है ना, ये आप बता रहे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी समझ में। अब बात किसकी आती है? बात आती है, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या होगा भैया? क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलवरूनी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। किताबुल हिंद के रचयिता अलवरूनी।
नाम आपने सुना होगा। वो अलबरूनी जिन्होंने पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान होने का खिताब जीत लिया। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। यदि मैं बात करूं महमूद गजनवी के साथ, किसके साथ की बात है मेरे प्यारों, तो मैं यहां पर बता रहा महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला, महमूद गजनवी के साथ यदि मैं बात करूं सर जी, तो आप बता रहे होंगे भारत आने वाला। ठीक है, क्या आने वाला? भारत आने वाला। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध, ठीक है ना, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार। यदि क्वेश्चन आएगा प्रसिद्ध इतिहासकार, तो आप बता रहे होंगे सर जी अलवरूनी था। ठीक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था सर जी? अलवरूनी था। अब अलवरूनी के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अलवरूनी, ठीक है ना, उपनाम क्या है? अबू रहमान मोहम्मद इसका उपनाम है। ठीक है, यदि चलो मैं यही लिख दूंगा, अलवरूनी का उपनाम कई बार पूछा गया, इस तरीके से आप बता रहे होंगे अलवरूनी का क्या है सर जी? अलवरूनी का उपनाम आप यहां पर बता रहे होंगे। और मैं क्या पूछूंगा भैया? अबू रेहान। ठीक है ना, कौन से रेहान की बात है? तो हम बताएंगे अबू रेहान मोहम्मद। इस तरीके से आपको बता देना है सर जी। तो आप बताएंगे अबू रेहान। कौन सी रेहान की बात होगी? अबू रेहान मोहम्मद। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है ना, चलो, अबू रेहान मोहम्मद किसका? अलवरूनी का सर जी। किसका होगा? अलवरूनी का। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आता है कि अलवरूनी का उपनाम क्या है, तो अबू रेहान मोहम्मद आपको बताना है। वो अलवरूनी जिन्होंने, यदि मैं बात करूं किताबुल हिंद, बड़ा बेहतरीन इतिहास में चर्चा है। और आता है सर जी किताबुल हिंद। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे किताबुल, ठीक है ना, किताबुल हिंद के रचयिता। यदि बहुत बेहतरीन पुस्तक है ये किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अबू रेहान मोहम्मद ने। मेरे प्यारो अरबी भाषा में, ठीक है ना, क्या कौन सी भाषा की बात होगी? यदि मैं यहाँ पर भाषावी शब्द जोड़ूं, तो आज की किताबुल हिंद जो है कौन सी भाषा में? तो आप बताएंगे सर जी अरबी भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अरबी भाषा आप बता रहे होंगे। और मैं बात करूं इसे 11वीं सदी के भारत का, ये जो है ना किताबुल हिंद 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। ये भी आप लिखेंगे कहाँ? किताबुल हिंद। ठीक है ना, यदि बात होगी किताबुल हिंद 11वीं सदी के, कौन सी सदी की बात है सर जी? 11वीं सदी के भारत का, 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। क्या सर जी? दर्पण कहलाती है। और पुस्तक का नाम क्या होगा? दर्पण कहलाती है। पुस्तक का नाम होगा सर जी, पुस्तक का नाम होगा किताबुल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कौन सी पुस्तक? तो किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा में रचित है। और आप बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है, आप क्या बता रहे होंगे सर जी? ये अलवरूनी के द्वारा रचित है। चलो, अब एक और क्वेश्चन यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर जी? पुराणों का अध्ययन करने वाला, यदि मुझसे पूछा जाए भैया पुराणों का अध्ययन करने वाला, किसके अध्ययन की बात कह रहे हो? तो मैं कह रहा हूं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। ठीक है ना, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। प्रथम मुसलमान अलवरूनी था सर जी। प्रथम मुसलमान कौन था? तो हम बता रहे होंगे अलवरूनी था। इसके पुराणों का क्या अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था, तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम क्या होगा? अलवरूनी था। ये फैक्ट आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अलवरूनी का उपनाम अबू रेहान मोहम्मद। रचना किताबुल हिंद, भाषा में कौन सी? अरबी भाषा, जिसे किताबुल हिंद को 11वीं सदी की भारत का दर्पण कहा जाता है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी कौन था मेरे प्यारो? अलवरूनी था। ठीक है, चलो, महमूद गजनवी की दरबारी कवियों की यदि मैं बात करूं,
हाँ, अब बात क्या होगी, यदि मैं महमूद गजनवी के दरबारी कवियों की यदि मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो एक नाम आपने सुना होगा सर जी, फिरदौसी। क्या है? फिरदौसी। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर कर रहे होंगे। फिरदौसी, ये नाम आपने सुन लिया होगा। फिरदौसी किसके दरबार में रहते? फिरदौसी होंगे ना, फिरदौसी ना, फिरदौसी। ये किसके दरबार में? तो अलवरून अहमद, माफी चाहूंगा, महमूद गजनवी। इनकी एक रचना है और रचना का नाम क्या होगा? शाहनामा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक होगी। और शाहनामा की रचयिता कौन सी सर जी? शाहनामा, ये आप बता रहे होंगे शाहनामा का रचयिता कौन है? फिरदौसी। ये महमूद गजनवी का राज कवि था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महमूद गजनवी का कौन था? राज कवि था। और यदि मैं बात करूं सर जी किसके रचना की है तो आप बताएंगे शाहनामा। बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है अपने में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यदि मैं बात करूं कि शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने। और फिरदौसी महमूद गजनवी का कौन था मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर जी राज कवि था। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं सर जी फिरदौसी को, यही मैं लिख दूंगा, चलो यहां लिख दूं, लिख दो सर जी। फिरदौसी को ऐसे लिख देंगे सर, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का क्या कहा जाता है? होमर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी होमर ये क्या है? फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे सर होमर क्या होता है? ये होमर शब्द है, आप बताएंगे क्या है ये होमर? पूछा जाएगा, ठीक है। तो होमर मेरे प्यारो यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक थे। क्या? यूनान देश आपने सुना है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूनान के यदि मैं बात करूं प्रसिद्ध या प्राचीनतम कवियों में से एक थे होमर, जिनकी रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं। होमर की बात होगी, प्राचीन कवियों में से एक थे जिनकी रचनाएं आज भी क्या होगी मेरे प्यारों? उपलब्ध होंगी। बहुमत के आधार पर यूरोप के महानतम कवियों में से एक गिने जाते हैं जिनका नाम होगा होमर। तो होमर कौन है? यूनान के एक प्राचीनतम कवि हैं। ऐसी ही पूर्व की बात करूं तो इन्हीं के नाम पर पूर्व का होमर किसे बोल दिया? तो आप बताएंगे सर जी फिरदौसी को बोल दिया। शाहनामा की रचयिता राज कवि महमूद गजनवी के दरबार में जो एक रचना लिखने के लिए एक सोने का टका या सोने की जो उस समय मुद्रा चलती थी वो मिलता था, ऐसी बात तय हुई। लेकिन बाद में महमूद गजनवी ने मना कर दिया और इस अपमान को न सहने के कारण मेरे प्यारो किसने? फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली। यदि मैं बात करूंगा तो आप फिरदौसी से क्वेश्चन यहाँ पर मुझे बता रहे होंगे, ठीक है। उत्तवी एक और है। आपने कुछ कह रहे थे सर जी उत्तवी भी तो था। हाँ, तो आप बता रहे होंगे उत्तवी ऐसे भी लिख देंगे या हम उत्तवी ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। इन्होंने रचना तारीख यामिनी की रचना की है, ठीक है। आप बताएंगे सर जी तारीख ए यामिनी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और जब इनकी रचना आएगी तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर रचना की बात होगी तो हम बताएं सर जी तारीख यामिनी कौन सी है? तो आप बता देना इन्होंने तो तारीख है ऐसे कर देना, तारीख तारीखे यामिनी की, यामिनी ऐसी कर देना है, यामिनी की रचना की थी। और उत्तवी कौन था मेरे प्यारो? ये मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे यहाँ पर महमूद गजनवी का सचिव था। ये कौन था? तो महमूद गजनवी का सचिव, इस तरीके से बताएंगे महमूद गजनवी का सचिव। और जिसका नाम होगा मेरे प्यारो, महमूद गजनवी का सचिव तो है और जिसका नाम होगा उत्तवी, जिसने तारीख यामिनी की रचना की है। क्वेश्चन आएगा बड़ा बेहतरीन होगा, ठीक है ना। एक है बेहाकी, सुबुतगीन के ऐसा मतलब दरबार में रहता था, साथ साथ में किसके? महमूद गजनवी के दरबार में भी रहा। जिसने तारीख ए सुबुतगीन की रचना की है उसका नाम होगा सर जी बेहाकी। तो आप नोट कर देना वैसे, ठीक है ना। तो तारीख ए ऐसे लिखेंगे सुबुतगीन
और उसकी रचना किसने की है? बेहाकी ने। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। चलो, और या लिखना ही चाहो तो आप कर देंगे, ठीक है ना। तारीख ए सुबुतुगीन में एक रचना होगी, तो रचना का नाम होगा तारीख ए, ठीक है ना, ऐसे कर देना है, तारीख ए सुबुतगीन। कौन सा होगा सर जी? तारीख ए सुबु सुबुतगीन, ऐसे कर देना है। और इस ये रचना तारीख ए सुबुतगीन जो रचना है, इसके रचनाकार यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी बेहाकी। इसके रचनाकार कौन है? तो हम बता रहे होंगे मेरे प्यारो बेहाकी। यहां से आपको बताना होगा। आ रही है बात समझ में? तो जल्दी से एक बार जो है थंब का निशान, जल्दी से एक बार सभी को बताना है। चलो, अश्विन कुमार जी, मौज लो तुम तो जिंदगी के, ठीक है ना। चलो, अजय कुमार, बहुत बढ़िया। फिरदौसी का पुत्र का क्या नाम? फिरदौसी का पुत्र का नाम ना दे रखा, ये कोई राजा थोड़ी है। चलो, तो ये आप बता रहे होंगे। यहाँ पर पॉइंट यदि समझ में आए तो आप आगे चलेंगे। यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, महमूद गजनवी के आक्रमण ने भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो राजनीति है उसे हिलाकर रख दिया। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा है, तो महमूद गजनवी के आक्रमणों ने उत्तर पश्चिमी जो भारत की राजनीति है उसे हिलाकर रख दिया मेरे प्यारों। खैबर की दर्रे से होकर आता था, वो खैबर का दर्रा जो आज वर्तमान में पाकिस्तान की जो है, मैं पाकिस्तान में ही अवस्थित मैं बोलूंगा, जो भारत का प्रवेश द्वार था, वो हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। वो खैबर का दर्रा जो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, वो हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। महमूद गजनवी ने भारत से धन दौलत को लूटा और नरसंहार हुआ लोगों का। ठीक है, आपने देखा, मतलब कि पता भी होगा भाई, 17 आक्रमण, हार नहीं मान रहा, लगातार चलता आ रहा है। और ठीक है ना, तो आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारों, जब महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप जो लाहौर है, ये फारसी और संस्कृति भाषा का केंद्र बन गया था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, मिश्रण हो गया। तो आप लिखेंगे सर जी किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप। कौन सी गजनवी की बात है? तो हम बता रहे होंगे महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप। किसके आक्रमण की बात कह दी सर जी? तो मैंने बात कह दी महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप मेरे प्यारों। किसके आक्रमण के फलस्वरूप की बात है? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप। लाहौर किसकी बात होगी? तो हम बताएंगे लाहौर, ठीक है ना। फारसी, इस तरीके से लिख देना है सर जी, फारसी वे क्या होगा सर जी? संस्कृत का, ठीक है ना। फारसी वे किसका? तो आप बता रहे होंगे संस्कृत का, ठीक है ना। संस्कृत का केंद्र बन गया था, मतलब कि केंद्र, आप समझते हो ना, केंद्र बन गया था। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देना है। और मतलब फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं का केंद्र बन गया महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप। आ रही है बात सुन में? अब तुर्की की फारसी और भारत की संस्कृत दोनों भाषाओं का केंद्र बनकर उभर गया क्या सर जी? लाहौर, जो आज वर्तमान में कहा, पाकिस्तान में स्थित है। ये सभी को पता भी होगा। तुर्कियों द्वारा एक विशेष प्रकार का धनुष चलाया जाता था जिसे नाबक कहा जाता था। एक विशेष प्रकार का भारत में जो है धनुष लेकर आए हैं जिसे नाबक बोला गया था। तो ये तो क्वेश्चन खैर हमसे ना पूछा जाएगा, ना आता ही, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारों, जब मैं भारत के इतिहास को पढ़ता हूं तो महमूद गजनवी को बुत सिकिन मतलब मूर्ति भंजन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और मूर्ति भंजक का मतलब होता है यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, आएगा कि महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं तो आप लिख रहे होंगे सर जी महमूद गजनवी को
कौन सी गजनबी की बात है? तो हम बताएंगे महमूद गजनबी को भारतीय इतिहास में, महमूद गजनबी को कौन से इतिहास की बात होगी? तो आप यहाँ पर बता रहे होंगे सर जी भारतीय इतिहास में। आप लिख भी देना बढ़िया तरीके से, भारतीय इतिहास में महमूद गजनबी को भारतीय इतिहास में बुत सिकिन, इस तरीके से लिखेंगे। कौन सा सिकिन होगा? तो हम बता रहे होंगे सर जी बुत सिकिन, और इसे हम बोलेंगे मूर्ति भंजक। कौन से भंजक की बात है मेरे प्यारो? तो मैं यहां पर लिख दूंगा मूर्ति भंजक, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे किसकी बात होगी? तो यहाँ बात होगी महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिकिन मतलब मूर्ति भंजक नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर होगा, तो आप बता रहे होंगे इस क्वेश्चन का भी जवाब। आज एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत के इतिहास में वुत सिकिन के नाम से जाना जाता है? तब हम बता रहे होंगे सर जी उसका नाम तो महमूद गजनवी होगा, ठीक है। क्या होगा? महमूद गजनवी होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। चलो जी लिखवा दीजिए प्लीज सर। नहीं अच्छा, फिर भी सब नोट करवा दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपको बताना है शाहबाज कितना चैप्टर बचा है। अपजा, ये अब्जा कौन सी भाषा हो गए तुम्हारे इधर भाई? चलो तो महमूद गजनबी ये आप बता रहे हैं। अब क्या होता है 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसर्रब मलिक था, मतलब लाहौर में अपना अंतिम शासक छोड़ गया जिसका नाम क्या होगा? खुसर्रब मलिक, इस तरीके से लिख देंगे। 1030 में क्या हो जाएगी? तो आप बताएंगे भैया महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 में बीमारी के कारण। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसर्रब मलिक था, ये आप लिख देंगे लाहौर में, ठीक है ना, क्योंकि लाहौर में ही है ना, लाहौर में गजनवी वंश का, ठीक है ना, या गजनी वंश का, ऐसे लिखेंगे गजनी वंश का, ठीक है। कौन सी वंश की बात होगी सर? गजनी वंश का अंतिम जो शासक होगा, कौन सी शासक की बात है मेरे प्यारो? गजनी वंश का अंतिम शासक, और शासक का नाम होगा खुसर्रब, ठीक है ना। क्या है सर जी? खुसर्रब, ऐसे लिखेंगे खुसर्रब मलिक था। आप इसे भी बता देंगे कौन सा मलिक था मेरे प्यारो? तो खुसर्रब मलिक था। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसर्रब मलिक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया और 1092 में मार 1192, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसर्रब मलिक था, जिसे ये आप बता देंगे सर जी, जिसे ठीक है ना मोहम्मद गौरी ने, कौन सी गौरी की बात होगी सर? जिसे मोहम्मद गौरी ने, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया। क्या कर लिया मेरे प्यारो? कैद कर लिया, ठीक है ना, कैद कर लिया, ऐसे कर देना, कर लिया, कर लिया, तथा 1192 में, ठीक है ना, 1192 ईस्वी में मार दिया। अब यहां पर हो जाता है आपका क्या भैया, समाप्त हो जाता है महमूद गजनवी वाला चैप्टर। तो मैं आशा करूंगा कि मैंने हर पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, समझ में भी आपके बहुत बढ़िया तरीके से आया होगा। और ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो आप एकदम करके आएंगे 100%। ये जो है श्योरिटी मेरी गारंटी है, यदि आप तन मन धन से इस चैप्टर को करेंगे तो ये है, ठीक है ना। सर थोड़ा साइड हो जाओ, हो गए कि समझ में आए होंगे। और पीडीएफ नोट करते हैं, सही रहेगा ना? हाँ एकदम। क्लास देखो, एक और बात है, क्लास को भी देखा करो, जो टीचर के मुख से जो क्वेश्चन निकलते हैं ना, वे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, और मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया है, और आशा करूंगा कि आपने इन पर विशेष रूप से ध्यान भी दिया होगा। अब इसी के साथ मित्रों अगले की बात होगी तो मोहम्मद गौरी आप हेडिंग डाल रहे होंगे। कौन सी गौरी की बात होगी? तो हम हेडिंग डाल रहे होंगे सर जी मोहम्मद गौरी, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है मोहम्मद गौरी। चलो, अब मोहम्मद गौरी तो भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक हो जाता है मोहम्मद गौरी।
मेरे प्यारो, अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य के पतन के बाद, अफगानिस्तान की बातें चल रही हैं ये। अफगानिस्तान में गजनी प्रांत के या गजनी साम्राज्य के पतन के बाद एक गौर कबीले ने अपनी शक्ति बढ़ानी स्टार्ट कर दी। कौन से कबीले ने सर जी? गौर कबीले ने। और उस गौर कबीले का जो राजा था, या गौर कबीले के यदि मैं शासक की बात करूं, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने मेरे प्यारो इस कबीले में एक संसवानी वंश स्टार्ट कर दिया। कौन सा? तो हम बता रहे होंगे सर जी, मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक ही था जिसने एक वंश स्टार्ट किया जिसका नाम होगा संसवानी वंश। कौन सा? तो हम यहां पर बता रहे होंगे संसवानी वंश, आप हेडिंग डाल देना। ठीक है, चलो जी। आता है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का राजा है, तो आप बताएंगे सर जी किस वंश का? तो संसवानी वंश हम बता रहे होंगे। ठीक है, अब गौरी भी भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, लेकिन इसके आक्रमण का कारण क्या है भाई? इससे तो कोई लड़ाई है ही ना, लेकिन आ क्यों रहा है ये, तो ये भी पूछा जाएगा। तो आपको हेडिंग डालनी है गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे सर जी गौरी के, ठीक है, मोहम्मद गौरी के भारत पर, किसके सर जी? भारत पर आक्रमण के कारण। भारत पर किसकी बात होगी? तो आक्रमण के कारण हम बता रहे होंगे, आक्रमण के कारण। इस तरीके से आप लिखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण। गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से। अब ये क्यों आ रहा है भाई? ये इसका मुख्य उद्देश्य तो पहला था साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है ना? चलो, पहली बात तो ये होगी सर जी, इसका जो मुख्य कारण होगा, तो पहला होगा सर जी साम्राज्य स्थापित करना या साम्राज्य की स्थापना। किसकी सर जी? साम्राज्य की स्थापना। एक बात तो ये होगी, किसकी बात होगी सर जी? साम्राज्य की स्थापना। दूसरी बात होगी भैया इसका इस्लाम धर्म का, ठीक है ना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इसका भी क्या है? दूसरा जो कारण था, इस्लाम का प्रचार करना, एक ये कारण होगा। और तीसरा कारण क्या होगा सर जी? धन प्राप्ति। तीसरे कारण की यदि मैं बात करूं, तो आप बता रहे होंगे सर धन प्राप्ति। और चौथा कारण होगा बड़े भाई गियासुद्दीन से हुआ समझौता कि वे पूरब की ओर साम्राज्य का विस्तार करेगा। इनके बड़े भाई का नाम है गियासुद्दीन, से एक समझौता हुआ कि वह पूरब की ओर साम्राज्य का विस्तार करेगा। वहां से जो अफगानिस्तान का जो गोर कबीला है, वहां से जो पूरब की तरफ है, उसमें क्या है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये तीन तो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, वो तो इनके समझौते थे, उनसे हमें कोई लेना देना है ही ना। आ रही है बात समझ में? मुख्य कारण क्या होगा? साम्राज्य की स्थापना करना, इस्लाम का प्रचार करना, धन की प्राप्ति, और बड़े भाई गियासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूरब की ओर साम्राज्य का विस्तार करेगा। ये बात आपकी जो है, कैमरामैन सर जी पर फोकस करो, नहीं तो अच्छा ठीक है। मुझे भाई हो रहा है फोकस। अच्छा, ये इनका देख लो भैया, अंशु कुमार जी कह रहे हैं कैमरामैन सर जी पर फोकस करो, नहीं तो 400 वापस करो। लो, मैं ही दे दूंगा, ठीक है ना? तुम्हें 400, यार तुमने बड़ी हल्की बात कर दी, तो उगने ले लेना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अजय सैनी करें सर प्लीज मैप से पढ़ा भैया, हिस्ट्री में अधिकांशतः देखो तो मैं मैप का प्रयोग ही ना है, ये ज्योग्राफी थोड़ी है। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। तो ठीक है, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आगे। मेरे प्यारो, गौरी के आक्रमण के समय यदि मैं उत्तर पश्चिम भारत की बात करूं, जब गौरी ने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया है, तो गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत पर तीन स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का राज था, या मुस्लिम शासकों का राज था। ये आपने पढ़े भी होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है,
चलो, तो बात क्या होगी सर जी, गोरी के यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे किसकी बात है, तो गोरी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत पर, ठीक है, ऐसे लिखना है। गौरी के आक्रमण के समय मेरे प्यारों कौन से आक्रमण की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर गौरी के आक्रमण के समय, ये हम बताएंगे गौरी के आक्रमण के समय। उत्तर पश्चिम भारत पर कौन से भारत की बात होगी, तो हम बताएंगे सर जी उत्तर पश्चिमी भारत पर, उत्तर पश्चिम भारत पर, इस तरीके से आपको करना है। उत्तर पश्चिम भारत पर तीन, ठीक है ना, स्वतंत्र, तीन स्वतंत्र, ठीक है ना, मुस्लिम, तीन स्वतंत्र मुस्लिम, ठीक है ना, शासकों का राज था या वंशों का राज था, तीन मुस्लिम शासकों का जो है राज था, मतलब कि राज था। अब ये क्या लिख दिया सर जी आपने, हाँ, जब गौरी के आक्रमण हुए तो जो उत्तर पश्चिम भारत है, इस उत्तर पश्चिम भारत पर तीन, मतलब कि मुस्लिम राज्य स्थापित हो गए, मतलब तीन मुस्लिम राज्य स्वतंत्र थे। लाहौर में खुसरो शाह था। जब गौरी ने आक्रमण किया तो पहला, यदि मैं बात करूं सर, आप बता रहे होंगे आक्रमण होता है तो लाहौर में खुसरो शाह, इससे भी तो मुकाबला करना पड़ेगा। लाहौर में कौन सा शाह है, तो आप बता रहे होंगे सर जी लाहौर में खुसरो शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर में खुसरो शाह। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। मुल्तान में करमाथी, मुल्तान में कौन सा वंश था, मुल्तान की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर मुल्तान में, मुल्तान ऐसे लिखना है, मुल्तान में करमाथी, ठीक है। मुल्तान में कौन सा था, तो हम बताएंगे सर मुल्तान में करमाथी, ये आप बता देना, मुल्तान में क्या होगा सर जी, करमाथी। और तीसरा आपका होगा सिंध में खुसरो वंश था, ठीक है ना, तीसरे की बात होगी तो सिंध में, सिंध में खुसरो, ठीक है ना, सिंध में खुसरो, सिंध में खुसरो वंश, ये आप बता देना। ये तीन स्वतंत्र जो है राज्य थे, मतलब कि सिंध में खुसरो, ये भी मुस्लिम, मुल्तान में करमाथी मुस्लिम, और लाहौर में खुसरो शाह, तो ये आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। खुसरो हो गया जो है सुमरा वंश होना चाहिए, एक सेकंड, सिंध में सुमरा होगा, ये तो दोनों एक से ही होंगे। सिंध में सुमरा, से पे सिंध से पे सुमरा, सुमरा कर देना है भाई, क्या कर देंगे सर जी, सिंध में सुमरा वंश था। आगे बात समझ में, चलो, अब पहले तो इन्हें ही आगे से हटाएगा। लाहौर में खुसरो शाह है, मुल्तान में करमाती है, सिंध में सुमरा वंश है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना प्रथम जो आक्रमण है मेरे प्यारों 1175 में मुल्तान में किया था, और मुल्तान में उस समय कौन बैठे थे, तो आप बताएंगे सर जी करमाथी था, ठीक है ना, मुल्तान में करमाथी जो है मुसलमान शासन कर रहे थे। तो 1175 में, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कब किया, तो 1100, ठीक है ना, 75 आप बताएंगे। तो ये आपको बताना है सर जी मोहम्मद गौरी ने, कौन सी गौरी की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर मोहम्मद गौरी ने, ठीक है ना, भारत पर, मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण, भारत पर क्या होगा सर जी, अपना प्रथम आक्रमण, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे अपना प्रथम आक्रमण, ये बताएंगे 1175 ईस्वी में, ठीक है ना, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, ठीक है, किस पर किया है, तो आप बता देना मुल्तान पर, मुल्तान पर किया, ठीक है ना, मुल्तान पर किया। मुल्तान में आप बताएंगे सर जी मुल्तान में करमाथी, ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। तो मुल्तान में उस समय कौन थे, तो मैंने यहां लिखवाया ना, तो मुल्तान में करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। मुल्तान में कौन थे सर जी, करमाथी मुसलमान
शासन कर रहे थे, ये आप बताएंगे शासन कर रहे थे। ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कब किया है? 1175 में। और किस पर? तो आप बताएंगे सर मुल्तान पर। और मुल्तान पर कौन? तो आप बताएंगे मुल्तान में करमाथी। करमाथी जो मुसलमान हैं वो शासन कर रहे थे मेरे प्यारो, करमाथी जो है शासन कर रहे थे भैया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया निधि जी, सभी जो है जुड़े हुए हैं। किसने? हाँ, तो तुर्क राज्य की अभी कहाँ होगी, ठीक है। तुर्क राज्य की होगी स्थापना, अभी ना होगी, होगी पर, ठीक है। तो यहां से करवाऊंगा कल। अब दूसरी एक और बात पर विशेष तौर से ध्यान देना है। कल जो होगा वो होगा आपका प्रैक्टिस सेट। इससे पहला, इससे पहला जो मैंने करा दिया है, कल मैं जो है प्रैक्टिस सेट करा रहूंगा। तो तैयारी करनी है सभी को बहुत बढ़िया तरीके से। तो कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आशा करूंगा कि आपके वो सभी पॉइंट समझ में आएंगे भी। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी चलो। शैलेश कुमार सर, पीछे की क्लास पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। सर बताइए, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं भैया। हो तो जाएगा पीडीएफ से, लेकिन अब सपोज करो मैंने जो है एक सेकंड यही लिख दिया, राज कवि फिरदौसी राज कवि। अब ये तुम्हारे क्या समझ में, क्लास में तो आएगा कि राज कवि कौन था, कैसे कैसे था। तो एक बार स्पीड करके दो की देख लेना क्लास, ठीक है ना। तो क्लास से और ज्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी आपसे कल एक प्रैक्टिस सेट के साथ जो मैंने कराए हैं, उसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मेरे प्यारो फिर होंगे, मतलब मुलाकात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।